Good morning, students. Welcome back to BBVN online classes. We have continued with our first lesson of history, day 4 yesterday. But yesterday, when I was observing the views on our first topic, it was discouraging actually. You are not taking proper care, or you are till now not so enthusiastic regarding your studies, और having a board class, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है सीबीएसई में बोर्ड क्लास का, उसके बावजूद आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे जितना कि होना चाहिए. We have to make a habit to go through these online classes. We don't know how much time is going to take through these online classes. It might be in a long run for 3 to 4 months, or it's confirmed for Zoom. कम से कम जून 1 महीने के लिए तो कंफर्म है, उसके बाद भी कंटिन्यू पता नहीं कितने दिन हो जाए. तो हमें इनकी आदत डालते हुए वी मस्ट गो थ्रू द क्लासेस केयरफुली और बाय टेकिंग इंटरेस्ट. हमें इन ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस करते हुए डेली इन टॉपिक को ढंग से पढ़ के फिर आगे अपने नोट्स कंटिन्यू कर देने चाहिए. और हम इनको अगर इसी प्रकार कंपाइल करते चले जाएंगे, और व्हेन वी आर गोइंग through these notes after 10 to 15 days, then we will face problems in understanding them. We might not get anything. हो सकता है 15-20 दिन के बाद इकट्ठे सारे वीडियोस आप देखना चाहें, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए. Go through these notes and then whatever queries you have, just raise them. जो भी आपकी क्वेरीज हो वो हमें वापस भेजें कि हमें ये समझ में नहीं आया टॉपिक, क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी साथ साथ बताया जाए अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके. तो थोड़ा सा अभी से प्रिपेयर करें, इसके अनुसार ही रेगुलर क्लासेस तक आप ये सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे. और उसके बाद जब भी अभी आप पूछ सकते हैं, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने टॉपिक प्रिपेयर किया नहीं समझा, वापस आके पूछ सकते हो. लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इन क्लासेस को ध्यानपूर्वक अटेंड करेंगे. तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक. We have continued with our lesson first, the rise of nationalism in Europe. अब हमने उसमें जो लास्ट टाइम where we left एक कस्टम यूनियन जॉर्जियन, पिछली क्लास में हमने हमारे टॉपिक को कहां छोड़ा था कि उस टाइम पर एक लिबरलिज्म टर्म पढ़ी थी हमने. लिबरलिज्म लिबर वर्ड से बना था, फ्री स्वतंत्र आजाद. तो लिबरलिज्म का मतलब आजादी. उसमें भी दो अलग डिवाइड कर लिया था हमने, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म. अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या था कि देयर मस्ट बी अ रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मस्ट बी अ पार्लियामेंट, एवरीवन मस्ट बी इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सारे बराबर हों. तो इस पॉलिटिकल लिबरलिज्म में था कि पार्लियामेंट के द्वारा शासन चले, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चुनी हुई सरकार हो. अब उसके बाद हमने इकोनॉमिक लिबरलिज्म पढ़ा था जहां की देयर मस्ट बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम सामान एक दूसरे ले जाए, कोई बाउंडेशन ना हो, वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज हो, करेंसीज की संख्या कम से कम हो. और उसी के बारे में हमने जॉर्जियन में पढ़ा था. ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि उस टाइम पर वेट एंड मेजर एक जैसे नहीं थे. हमने एक एग्जांपल पढ़ा था पहले का, जो कपड़े का मेजरमेंट था जर्मनी के अंदर, हर जगह उसका मेजरमेंट अलग अलग था. उसके बाद जॉर्जियन 1834 में बनाई गई. इट वाज इनिशिएटेड बाय प्रूसिया, स्टेट ऑफ जर्मनी, जर्मनी का राज्य था, उसकी इनिशिएटिव पर बनाई गई थी, जिसमें की करेंसी की संख्या कितनी कर दी गई थी. जो 39 स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, वहां इतनी सारी करेंसीज थी, उसको लगभग 30 से ऊपर थी, केवल 2 करेंसी कर दिया गया था. वेट एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था. रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव कर दिया गया था ताकि इकोनॉमिकली वी कैन बी स्ट्रेंथन, हम मजबूत हो पाए. अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे अब पहला ये कंजर्वेटिज्म इन सोशल ऑर्डर. अब कंजर्वेटिज्म होता क्या है? व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसके अनुसार वी बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस क्विकली. इफ द चेंजेस आर रिक्वायर्ड देन दे मस्ट बी ग्रेजुअली और स्लोली. अगर कोई बदलाव हो तो धीरे हो, स्लो हो, एक साथ चेंजेस को. ये लोग नहीं चाहते पुरानी व्यवस्थाओं को, चाहे राजा की व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था हो, पुराने संस्थान हो, उनमें ज्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं, बदलाव को ज्यादा पसंद नहीं करते. और
और ये जो फिलोसफी है ये वापिस स्पेस कब मिला इसको, क्योंकि नेपोलियन शासन किया था। अब जैसे ही 1815 में एट द वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया गया। किसके द्वारा? बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ, किसी एक सेना ने मिल के हराया था। किसने? ब्रिटेन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ब्रिटेन, आर से रशिया, देन प्रूसिया, PRUSSIA, इट वाज द स्टेट ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एक राज्य, ऑस्ट्रिया, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया। और उसके बाद जो पुरानी व्यवस्था थी शासन की, उसको वापस लागू किया गया। अब इस पुरानी व्यवस्था को लागू कर किया गया तो इसमें क्या कुछ हमारे यहाँ पहले की व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ चेंजेस किए गए। अब ये कंजर्वेटिज्म जो आया 1815 के बाद, जो वापिस इन लोगों ने हराने के बाद जो व्यवस्था स्टार्ट की, तो उसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना। वियना में एक संधि की गई। किसके द्वारा की गई? ये तो चार देश थे मिलकर, इनके द्वारा की गई। कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर आया था। फिर इन चारों ने मिलकर एक मीटिंग की कि हाउ टू डिवाइड फ्रांस, विच वाज कंपाइल्ड और द डिफरेंट टेरिटरीज which were made by नेपोलियन। तो इन सारी चीजों को वापिस इन्होंने एक मीटिंग की, और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी, who chaired that meeting? ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ने जब ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ये संधि हुई, इसकी अध्यक्षता की थी। who was ड्यूक मैटरनिक? द चांसलर। ड्यूक मैटरनिक was ड्यूक मैटरनिक the chancellor of Austria, chancellor, the highest position of Austria. Even today in Germany the highest position is called chancellor, and who is the chancellor? Angela Merkel now. तो ड्यूक मैटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या कुछ प्रोविजंस थे, वो जो ट्रीटी ऑफ संधि की गई, क्या कुछ प्रोविजंस किए गए? ट्रीटी ऑफ वियना में 1815 में की गई थी, नेपोलियन की हार के बाद इन चारों देशों ने मिलकर बनाई थी कि इस संधि के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या प्रोविजंस लिए गए। पहले तो undo all the changes done by नेपोलियन, नेपोलियन ने जो भी सुधार किए थे उन सबको खत्म कर दिया गया। अब नेपोलियन ने सुधार, आपने नेपोलियन कोड पढ़ा था, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट नेपोलियन कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन कोड पढ़ा था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया गया, ट्रांसपोर्टेशन में सुधार किया गया था, मेजर चेंज ऐसे कर दिए थे, राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, उसके बाद इक्वलिटी फॉर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वर टेकन अवे। तो कितने सारे सुधार किए थे नेपोलियन ने कि जन्म के आधार पर किसी को छूट नहीं मिलेगी, जबकि राजतंत्र में मिलती है पद उसी के अनुसार। उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया गया था। तो ये सारे बदलाव को हटा दिया गया। दूसरा बदलाव क्या किया गया? बिफोर नेपोलियन से पहले एक डायनेस्टी थी, बोर्बोन डायनेस्टी फ्रांस में, उसको शासन वापस दे दिया गया। यानी जो पहले डायनेस्टी शासन करती थी नेपोलियन से पहले, उसी परिवार को शासन वापस दे दिया गया। डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, एक रियासत जिसमें एक के बाद एक रूलर उसी परिवार से आते हैं, जैसे हमने इसे पहले पढ़ा है। अब उसके बाद जैसे गुप्त डायनेस्टी थी या मौर्य डायनेस्टी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपने अशोका तक पढ़ा इसको, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त करवादी थे। ये डायनेस्टी थी एक परिवार से आना। तो बोर्बोन डायनेस्टी थी, नेपोलियन से पहले उसको वापस शासन दे दिया गया। पहला बदलाव, सारे बदलाव हटाए गए नेपोलियन के द्वारा किए गए। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना में, फिर उसके बाद बोर्बोन डायनेस्टी को वापस शासन दे दिया गया। तीसरा, नेपोलियन ने जो भी टेरिटरी जीती थी फ्रांस से बाहर, उसने क्योंकि एक्सपेंशन जो पॉलिसी के तहत बहुत सारे इलाके थे, उनको सारा वापस ले लिया गया चार देशों के द्वारा। जो टेरिटरी नेपोलियन थी, फ्रांस लॉस्ट ऑल दोस टेरिटरीज, वो सारे क्षेत्र उसके हाथ से चले गए। अगला बदलाव, डिफरेंट स्टेट्स वर सेट अप बाय दीज कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू स्टॉप फर्दर एक्सपेंशन। इन्होंने अलग अलग स्टेट्स, इनकी बाउंड्रीज पर हर देश ने अपने अलग अलग स्टेट्स को सेटअप कर दिया कि ये स्टेट्स इस देश के कब्जे में रहेगा, इन चार देशों के अंतर्गत, ताकि फ्रांस भविष्य में अगर नेपोलियन जैसा कोई शासन वापस बन जाए, वापस एक्सपेंड करना चाहे अपने शासन को, तो बढ़ाने पाए। चारों देश मिलकर वापस काउंटर करेंगे उसको। तो डिफरेंट स्टेट्स फॉर सेटअप एट द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस की बाउंड्रीज के ऊपर अलग अलग स्टेट इन्होंने बना दिए,
जो ये देखेंगे कि वापिस फर्दर एक्सपेंशन न हो। उसके बाद ये जो कंजर्वेटिव ये सारे बदलाव थे ट्रीटी ऑफ वियना में। मोस्टली क्वेश्चन केम इन द बोर्ड सो मेनी टाइम्स। आप देखोगे, अगर आपने कभी प्रैक्टिस सेट वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत बार देखोगे व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजंस क्या क्या थे। तो इसमें मोस्ट ऑफ द चेंजेस डन बाय नेपोलियन, बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, बोर्बन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर कर दिया गया था। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वोन बाय नेपोलियन वर टेकन अवे, फ्रांस लॉस्ट दोस टेरिटरीज वो वापस ले ली। डिफरेंट स्टेट वर सेट अप द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू स्टॉप फर्दर एक्सपेंशन, ये उसके प्रोविजंस थे। अब उसके बाद कौन सा शासन स्थापित किया गया? इसके बाद कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिव शासन इसके बाद नेपोलियन के बाद स्टार्ट हो गया बोर्बन डायनेस्टी का। अब कंजर्वेटिज्म परेशानी क्या आती है? एटोक्रेटिक, निरंकुश होता है इस प्रकार का। कंजर्वेटिज्म रूल होता है कैसा होता है? निरंकुश, एब्सोल्यूट पावर आर विद द किंग, कि राजा अपनी मर्जी से शासन करता है, नो रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। दूसरा, हु आर गोइंग टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द किंग और द रूल, अगर कोई राजा के शासन के खिलाफ आवाज उठाए तो कंजर्वेटिव इस प्रकार की एक्टिविटीज को बाय द फोर्स, सेना की ताकत के द्वारा दबा दिया जाता है। नो वन कैन रेज देयर इश्यूज। डिसेंट, दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट द डिसेंट। कंसेंट होता है असेंबली, डिसेंट असेंबली, अगर कोई असेंबली रखता शासन से तो उसको सहन नहीं करते थे वो, यानी अगर क्रिटिसाइज करना चाहे तो शासन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर अपने विचारों को उनके खिलाफ प्रेस का इस्तेमाल के, मीडिया का इस्तेमाल करके करना चाहे तो सेंसरशिप लगा दी जाती है। सेंसरशिप, अगर हमारे यहाँ कोई न्यूज़पेपर या किसी न्यूज चैनल के ऊपर रोक लगा दे कि आप इस प्रकार के न्यूज नहीं दिखाएंगे तो होती है सेंसरशिप। अब आपने फिल्मों के कंसर्न में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जितनी फिल्में रिलीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सपोज्ड टू गो टू द सेंसर बोर्ड, कि पहले एक सेंसर बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड है हमारा, फिल्म सर्टिफिकेशन देता है, उसके बाद आती है वो, उसमें देखता है कोई ऑब्जेक्शनेबल मैटर तो नहीं, उसके बाद उनको जारी किया जाता है। तो इसी प्रकार सेंसरशिप लगा देगी। पहले गवर्नमेंट की कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑब्जर्व करेगी क्या ये सही है शासन के अनुसार, तो उसके बाद अगर सही है तो सेंसरशिप लगा उसको रोक दिया जाता है। ये था कंजर्वेटिव रूल में परेशानियां। अब उसके बाद हमने शुरुआत में एक वर्ड पढ़ा, नेशनलिज्म का वर्ड पढ़ा था पहले, तो पैट्रियटिज्म था एक तरह से अपने देश के प्रति लगाव, प्यार, देशभक्ति। उसके बाद एक पढ़ा था नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या था कि एक तो स्टेट हमारा है राजस्थान, नेशन स्टेट क्या होगा, जितने भी 29 स्टेट इकट्ठे होकर देश की पहचान बना देना। तो नेशन स्टेट का जो विचार था धीरे धीरे डेवलप होने के लिए अब इसकी शुरुआत है। अब इतने सारे रिवॉल्यूशनरीज, इतनी सारी जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी थी उसके बाद के विचार, तो नेशन स्टेट की शुरुआत इसी प्रकार का एक, इसके आगे हम जो हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे। एक व्यक्ति था इटली में जिसके मैजिनी, ये इटली का रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी था, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, तो ये सारे जितने हुए रिवॉल्यूशनरीज इसी प्रकार। तो ये जिसपे मैजिनी था एक इटली का था, ये भी क्रांतिकारी था। ही वांट नेशन स्टेट टू बी बिल्ट, कि राष्ट्र राज्य बने, इटली अलग अलग राज्यों में डिवाइड है और छोटे छोटे राज्यों में एक पहचान हो इटली के कंट्री के तौर पर। तो जिसमें मैजिनी कब पैदा हुआ? 1807 में, ये जिनेवा में पैदा हुआ था। एट द एज ऑफ 24, केवल 24 साल की उम्र में ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द कंट्री, देश से उसको बाहर निकाल दिया गया। एक्साइल्ड होता है देश निकाला देना, बाहर निकाल देना। क्यों? ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक ए रिवोल्ट इन लिगुरिया, ये इटली का एक पार्ट था, उसके अंदर एक क्रांति करने का प्रयास कर रहा था। तो इसके लिए इसको ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द कंट्री, देश से बाहर निकाल दिया गया एट द एज ऑफ 24। देन आफ्टर ही मेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज। अब व्हाट आर सीक्रेट सोसाइटी? सीक्रेट सोसाइटीज क्या होती है? अब एक तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पैम्फलेट वगैरह छाप देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये हमारा संस्थान है, इसमें इस प्रकार रजिस्टर कर सकते हैं, इस प्रकार इसके साथ जुड़ सकते हैं, वो तो क्या ओपन है। सीक्रेट क्या होता है? आप ऐसे एक्टिविटी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डर है किसी का कोई कार्रवाई हो सकती है, तो वो होती सीक्रेट। फिर आप किस प्रकार लोगों को जोड़ते हैं, आप कहीं भी बैठते हैं, आप जैसे विचार किसी और व्यक्ति को सुनने को मिलते हैं, फिर आप उस व्यक्ति से को कन्विंस करते हैं कि मैं इस प्रकार कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया प्रोसेस कर रहा हूं जिसमें आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार लोगों को जोड़ना सीक्रेटली, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रोक लगाई थी, क्रांतिकारी था, सरकार जो राजतंत्र था उससे डर भी था इसको।
तो इसलिए इसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जो कि अलग अलग अपने जैसे लोगों को, अपनी जैसी सोच वाले लोगों को जोड़ते थे, और ताकि एक बड़ी क्रांति की जा सके। यानी लोगों को इकट्ठा किया जाए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए, और फिर सबको इकट्ठा करके एक रिवोल्ट की जा सके। तो इस प्रकार उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। तो ये कौन कौन सी बनाई थी? यंग इटली, ये कहां बनाई? मार्सिलेज में। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज का नाम है। ये कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, नेम 2 डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज मेड बाय जिस्पी मैजिनी। जिसमें मैजिनी द्वारा बनाई गई 2 सीक्रेट सोसाइटीज, तो उसने यंग इटली बनाई थी मार्सिलेज में, और यंग यूरोप बनाई बर्न में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल जो नेशन स्टेट की प्रक्रिया में, नेशन स्टेट बनाना और उसकी प्रक्रिया के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना। अब इसकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से बाकी जो गवर्नमेंट थी और खासकर जो कंजर्वेटिव शासन था उसको भी थ्रेट, थोड़ा भय पैदा हुआ। उसको लगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज अगर चलेंगी तो हमारा शासन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। इसलिए इसके बारे में ये जो वर्ड है, कौन थे? ड्यूक मेटरनिक वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ये सबसे बड़ा पद था किसके अंदर? ऑस्ट्रिया में। तो इन्होंने इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। समाज की व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? जिस्पी मैजिनी, क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रहा है ये। तो उसने इसको क्या नाम दिया था? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो इसकी एक्टिविटीज की वजह से अंग्रेजों ने शायद ऐसे ही कुछ नाम हमारे क्रांतिकारी को दिए होंगे जब उन्होंने आजादी के लिए प्रयास किया। इसी प्रकार का प्रयास ये कर रहा है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांतियों का समय, और उसके लिए हमने सर्टेन टाइम पीरियड को चुना है कि 1830 से 1848 का समय। Why this time was called age of revolution? We will continue in the next class with that particular topic. If you have any doubt or queries regarding these topics till now in the last 2 or this one, then you can ask the questions. Thank you and have a nice day.